प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत, तटस्थावक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। पिछले वीडियोस में हमने देखा और हमने पढ़ा कि यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है, गणनावाचक विचारधारा और क्रमवाचक विचारधारा। गणनावाचक विचारधारा में हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, औसत उपयोगिता क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे क्रमवाचक विचारधारा। जो हमने गणनावाचक विचारधारा पढ़ी थी उसमें दो नियम भी हमने स्टडी कर लिए हैं। पहला नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, और दूसरा नियम है सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसका मैंने विस्तार पूर्वक अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, तटस्थावक्र विश्लेषण। इसको आपने 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है। बीए में कुछ नई एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेंगी हमें। बेसिक मूल रूप 12th वाला ही रहेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बीए फर्स्ट ईयर में ऐड हो जाएंगी। आइए जानते हैं क्या नया है और इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं। The technique of indifference curve was first of all invented by a classical economist Edgeworth। ये जो तटस्थावक्र की जो टेक्निक है सबसे पहले क्लासिकल अर्थशास्त्री एजवर्थ ने इन्वेंट की थी। सबसे पहले किसने इन्वेंट की थी? क्लासिकल अर्थशास्त्री एजवर्थ। एजवर्थ का नाम बहुत पढ़ेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अच्छा कंट्रीब्यूशन है एजवर्थ का। But he used it only to show the possibilities of exchange between two persons or individuals। लेकिन उन्होंने इसका उपयोग कब किया? केवल दो व्यक्तियों के मध्य एक्सचेंज को बताने के लिए किया। एजवर्थ ने सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व का यूज़ किया। देखिए, जो तटस्था वक्र है उसको अंधिमान वक्र भी कहते हैं, तटस्था वक्र को इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। मैं यहाँ ज़्यादातर इंडिफरेंस कर्व बोलूँगी, तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब तटस्था वक्र ही है जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आई हैं। और कई बुक्स में अंधिमान वक्र भी लिखा होगा। तटस्था वक्र, अंधिमान वक्र, उदासीनता वक्र, ये तीनों सिनोनियम्स हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी साथ साथ आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको सुविधा रहेगी कोई भी किताब पढ़ने में, और एग्जाम्स में भी कई बार बहुत अच्छी सुविधा होती है, क्योंकि इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड है इंडिफरेंस कर्व, और हिंदी में 3-4 वर्ड्स हैं। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का ज्ञान रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ मैं दोनों ही चीज़ें आपको बताऊंगी। बट ही यूज्ड इट ओनली टू शो द पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सनस और इंडिविजुअल। एजवर्थ ने जो इंडिफरेंस कर्व दिया, एजवर्थ ने जो उदासीनता वक्र दिया, वो केवल दो व्यक्तियों के बीच में एक्सचेंज को दिखाने के लिए बताया था। दो व्यक्तियों के बीच में कैसे विनिमय होता है उसको बताता है। नॉट टू एक्सप्लेन कंज्यूमर्स डिमांड, उपभोक्ता की मांग को नहीं बता पाता। टू इंग्लिश इकोनॉमिक्स J.R. Hicks and Allen reproduced the IC theory of consumers demand in his book Value and Capital। दो इंग्लिश इकोनॉमिक्स थे, दो इंग्लिश अर्थशास्त्री थे, एक का नाम था J.R. Hicks और दूसरे का नाम था एलन। इन्होंने IC थ्योरी को बताया ऑफ कंज्यूमर डिमांड, उपभोक्ता मांग की IC थ्योरी। IC का मतलब इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र। कौन सी बुक में? वैल्यू एंड कैपिटल। इनकी बुक का नाम क्या है? वैल्यू एंड कैपिटल। जो पिछला हमारा लेक्चर हुआ और जो पिछली हमारी विचारधारा थी गणनावाचक विचारधारा, उसमें ये कहा था कि उपयोगिता को संख्या में माप सकते हैं। आप पिछले लेक्चर्स देखिए तो मैंने बिल्कुल बताया है उसमें कि उपयोगिता को 1, 2, 3 नंबर्स दिए हैं मैंने, कि उपयोगिता भी मैंने एग्जाम्पल्स दिया। अभी मैंने चपाती खाई, चपाती खाने से मुझे 2 यूटिल्स की उपयोगिता मिली, 3 यूटिल्स की मिली। और जब हमने वो नियम समाप्त कर दिया तो हमने एक आलोचना की थी कि कभी भी यूटिलिटी को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने एक कप चाय पिए तो हमें 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। ये काल्पनिक है, ऐसा संभव ही नहीं है। ये ऐसा विचार दिया था मार्शल ने, जो हमने पिछली थ्योरी पढ़ी है। लेकिन जो हिक्स हैं वो ये कहते हैं कि उपयोगिता को संख्याओं में नहीं माप सकते, उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है, उपयोगिता की तुलना की जा सकती है।
हिक्स कहते हैं उपयोगिता की अधिक से अधिक रुचि तथा पसंद के आधार पर तुलना की जा सकती है। उपयोगिता की तुलना कम या अधिक है, संतुष्टि का स्तर उच्च है या संतुष्टि का स्तर निम्न है, उपयोगिता का क्रमवाचक माप कहलाता है। उपयोगिता का क्रमवाचक माप कहलाता है, जो अब हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि उपयोगिता का क्रमवाचक माप क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि गणनावाचक विचारधारा क्या है, जिसमें हमने पढ़ा कि उपयोगिता को भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, नंबर्स में हमने माना, लेकिन उसका एक डिफ़ॉल्ट यही था कि नंबर्स में हम माप ही नहीं सकते। अब हम प्रोफेसर हिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि उपयोगिता की केवल तुलना की जा सकती है। उपयोगिता को 2, 4, 6, 8 जैसी इकाइयों के रूप में नहीं मापा जा सकता, और जो क्रमवाचक माप के आधार पर उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत जो विकसित हुआ है वो है तटस्थता वक्र विश्लेषण। क्या नाम है उसका? तटस्थता वक्र विश्लेषण। आइए जानते हैं कि क्या होता है तटस्थता वक्र विश्लेषण। उपयोगिता की गणनावाचक विचारधारा बताती है कि उपयोगिता एक वस्तु की उपभोग से प्राप्त संतुष्टि। उपयोगिता क्या होती है? एक वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि को इकाई 2, 4, 6, 8 के रूप में मापा जाता है। दूसरी ओर क्रमवाचक विचारधारा बताती है कि उपयोगिता को इकाइयों के रूप में नहीं मापा जा सकता, अधिक से अधिक क्रम के रूप में दिया जा सकता है और उच्च या निम्न के आधार पर तुलना की जा सकती है। उपयोगिता को उच्च या निम्न के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं, क्रम दे सकते हैं, पर उपयोगिता को संख्याओं में नहीं माप सकते। ऐसा कौन कहते थे? प्रोफेसर हिग्स कहते थे। कौन कहते थे? प्रोफेसर हिग्स। जबकि मार्शल क्या कहते हैं? उपयोगिता को संख्याओं में माप सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब तक हमने अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, मांग क्या है, पूर्ति क्या है, और उपयोगिता की गणनावाचक विचारधारा, इन सब विषयों पर बहुत अच्छे से चर्चा कर चुकी हैं। बहुत अच्छे से मैं वीडियोस बना चुकी हूँ और आपको ये कह भी चुकी हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। अब देखिए इसकी मान्यताएं क्या हैं। ये जो नियम है इसकी मान्यताएं क्या है। इसमें पहली मान्यता है कंज्यूमर प्रेफर मोर टू लेस। कंज्यूमर प्रेफर मोर टू लेस, हिंदी में कहेंगे कि एक जो उपभोक्ता है वो कम की तुलना में अधिक को ज़्यादा पसंद करता है। कम लेना पसंद नहीं करता, क्या पसंद करता है? अधिक पसंद करता है। कंज्यूमर प्रेफर मोर टू लेस। अजम्पशंस को हिंदी में कहते हैं मान्यताएं। अजम्पशंस को हिंदी में कहते हैं मान्यताएं। कोई भी इकोनॉमिक्स में नियम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम मानकर चलते हैं, जिन्हें हम मान्यताएं कहते हैं। और पहली मान्यता है कंज्यूमर प्रेफर मोर टू लेस। जो एक उपभोक्ता है वो कम की तुलना में अधिक को पसंद करता है। कंज्यूमर हैज़ अ स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। नंबर 2 क्या है? कंज्यूमर हैज़ अ स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। एक उपभोक्ता के पास अपनी प्रायिकताएं होती हैं। एक स्केल होता है, प्रेफरेंसेस पैमाना होता है कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है, ये थर्ड प्रेफरेंस है। मान लीजिए कि घर में चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी है, तो वो उपभोक्ता कहेगा मुझे चाय अधिक पसंद है, दूसरे नंबर पे कॉफ़ी, तीसरे नंबर पे नींबू पानी। तो ये सब चीज़ें क्या है? उपभोक्ता की प्रेफरेंसेस हैं। उपभोक्ता हैज़ कंज्यूमर हैज़ अ स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। थर्ड है अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी को हिंदी में कहते हैं सक्रमकता। ट्रांजिटिविटी को हिंदी में कहते हैं सक्रमकता। इसका क्या मतलब है कि अगर ए और बी दो वस्तुएं हैं, ए और बी दो वस्तुएं हैं, और एक उपभोक्ता ए को बी की तुलना में अधिक पसंद करता है। उपभोक्ता ए को बी की तुलना में अधिक पसंद करता है और बी को सी की तुलना में अधिक पसंद करता है। ए को बी की तुलना में, बी को सी की तुलना में अधिक पसंद करता है, तो ऑटोमेटिकली उपभोक्ता ए को सी की तुलना में अधिक पसंद करता है। तो ऑटोमेटिकली उपभोक्ता जो है वो ए को सी की तुलना में अधिक पसंद करता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होती है। यहाँ तो बस आप ये जान लीजिए कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होती है, ये एक मान्यता है। आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती क्या है और क्यों गिरती है। नंबर 5, यूटिलिटी इज कंपैरेबल। यूटिलिटी इज कंपैरेबल, उपयोगिता की तुलना की जा सकती है। नंबर 5 क्या है? यूटिलिटी इज कंपैरेबल, उपयोगिता की तुलना की जा सकती है। देखो, इन 3 स्लाइड्स में अब तक हमने पढ़ा कि जो ये इंडिफरेंस कर्व
तटस्थता वक्र का विचार है सबसे पहले एजवर्थ ने दिया, लेकिन एजवर्थ ने दो व्यक्तियों के मध्य दिया, दो वस्तुओं के मध्य हिग्स और एलन ने दिया। जो मार्शल थे उन्होंने बात कही थी कि उपयोगिता को संख्या में माप सकते हैं, 1 2 3 4 यूटिल्स में माप सकते हैं, लेकिन हिग्स ने कहा कि उपयोगिता को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता, उपयोगिता को क्रम दिया जा सकता है कि अधिक पसंद करता है या उपभोक्ता या कम पसंद करता है, तो उपयोगिता की तुलना की जा सकती है। फिर हमने मान्यताएं पढ़ी, मान्यताओं में हमने देखा कि उपभोक्ता कम को कम पसंद करता है और अधिक को अधिक पसंद करता है। कंज्यूमर हैज अ स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस, उपभोक्ता के पास प्रायिकताओं का क्रम होता है, पैमाना होता है। सक्रमकता की मान्यता लेकर चलता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होती है और उपयोगिता की तुलना की जा सकती है। आइए जानते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व भी होता क्या है। पहले था इंट्रोडक्शन कि अप्रोच क्या है, क्रमवाचक विचारधारा में करेंगे क्या। अब हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं। IC shows a various combination of two commodities which gives same satisfaction to the consumer. IC का मतलब इंडिफरेंस कर्व यानी तटस्थता वक्र, shows मतलब दर्शाता है, द वेरियस कॉम्बिनेशन उन विभिन्न संयोगों को, ऑफ टू कमोडिटीज दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, विच गिव सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर जो एक उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करती हैं। दूसरे शब्दों में तटस्थता वक्र वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले विभिन्न वस्तुओं के संयोजनों को रेखा चित्र के रूप में दर्शाता है, एक डायग्राम के रूप में दर्शाएगा। बहुत सारे दो वस्तुओं के, ये y गुड है, ये x गुड है, उन विभिन्न संयोगों को। हम जानते हैं कि सभी बंडल उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देते हैं, अतः वह इनके प्रति उदासीन रहता है क्योंकि सभी एक समान संतुष्टि देंगे। बंडल का मतलब वो सभी पॉइंट्स, वो सभी कॉम्बिनेशन, वो सभी संयोजन एक समान संतुष्टि देंगे। अतः इस वक्र को तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र नाम दिया गया है। तटस्थता वक्र किसे कहते हैं? तटस्थता वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले विभिन्न वस्तुओं के संयोजनों को दर्शाता है। मान लीजिए एक x वस्तु है और एक y वस्तु है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या है, जितने भी संयोजन है उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देते हैं। तो उपभोक्ता इनके चुनाव के प्रति क्या रहता है, तटस्थ रहता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, समान है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं, उदासीनता वक्र कहते हैं। तटस्थ रहना, उदासीन रहना एक ही बात है। मान लें एक एग्जाम्पल है कि मोहन के पास एक पेन है, व 12 पेंसिल हैं। कितने पेन है, एक पेन व 12 पेंसिल हैं। अब यदि हम मोहन से पूछते हैं कि वह एक और पेन लेने के लिए कितनी पेंसिल देने के लिए तैयार है ताकि उसकी संतुष्टि का स्तर समान रहे। मोहन से अगर पूछा जाए कि आपके पास एक पेन है, अगर आपको एक पेन और दे दिया जाए तो आप कितनी पेंसिल देने के लिए तैयार रहोगे। इस पर मोहन एक पेन पाने के लिए 6 पेंसिल देने के लिए तैयार है। मोहन कहता है कि अगर मुझे एक पेन और मिलेगा तो मैं 6 पेंसिल दे दूंगा। 12 में से कितनी दे देगा, 6, जिससे उसकी संतुष्टि उस पर बरकरार रह सके, जिससे वो कहेगा कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही है। अगर एक पेन जो वो लेगा तो 6 पेंसिल देने के लिए तैयार है, मतलब 6 पेंसिल से भी उस देने पर भी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही रहेगा। पेन की हर अतिरिक्त इकाई पाने के लिए पेंसिल की 6 इकाई देगा। वो कहता है कि मुझे पेंसिल की 6 इकाई देने के लिए तैयार हूँ मैं, बस पेन की एक अतिरिक्त इकाई मिल जाए, और उससे संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा, उसका समान रहेगा। अब देखिए ये संयोजन है ABCD, ये क्या है, संयोजन ABCD। पेन पहली 1 इकाई और पेंसिल कितनी थी, 12। पेन की कितनी थी, 1 इकाई और पेंसिल की थी 12 इकाई। पेन की एक अतिरिक्त इकाई यानी दूसरी इकाई ली तो वो पेंसिल की 6 इकाई देने के लिए तैयार हुआ। कितनी इकाई, 6 इकाई। एक होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। एक अतिरिक्त इकाई पेन की प्राप्त करने के लिए, पेन को मान लीजिए y, डेल्टा y, एक अतिरिक्त इकाई पेन की प्राप्त करने के लिए कितनी इकाई पेंसिल देने के लिए तैयार है, यानी 12 - 6 / 2 - 1, 6 इकाई पेंसिल देने के लिए तैयार है। 6/1
ये है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है एक उपभोक्ता, उसे कहेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर। सी कॉम्बिनेशन यानी 2 से 3 करेंगे हम तो 6 से 4 दो इकाई पेंसिल देने के लिए तैयार है। सी से डी करेंगे तो 4 से 3 1:1 आ जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ कितना है 4:1। कितना है 4:1। 4:1 कैसे हुआ, 4 इकाई तो देगा पेंसिल और कितनी इकाई पेन प्राप्त करेगा, 1 इकाई। 4:1 यहाँ कितना होगा 2:1, मतलब 2 इकाई पेंसिल देने से कितनी इकाई पेन प्राप्त होगी, 1। यहाँ 1:1 यानी 1 पेंसिल देगा तो 1 पेन प्राप्त होगा। तालिका में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 वस्तुएं विभिन्न संयोजन दिए हुए हैं जो कि मोहन को समान संतुष्टि का स्तर दे रहे हैं, जो कि मोहन को समान स्तर की संतुष्टि दे रहे हैं। यहाँ एक समान की अतिरिक्त इकाई के लिए दूसरे समान की 6 इकाइयों का बलिदान किया जाता है, यह प्रतिस्थापन दर कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे प्रतिस्थापन दर किससे कहती है। एक उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयां त्यागने के लिए तैयार है तो वो प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। एक पेन की प्रतिस्थापन की दर 6 पेंसिल है। स्टार्टिंग में एक पेन के प्रतिस्थापन की दर कितनी है, 6 पेंसिल। फिर दूसरे से तीसरी इकाई यानी एक पेन और अधिक प्राप्त करना है तो उसकी प्रतिस्थापन की दर 2 पेंसिल है। फिर तीसरे से चौथी इकाई पेन प्राप्त करना है तो प्रतिस्थापन की दर 1 पेंसिल है, 1:1। डायग्राम देखिए तटस्थ वक्र का। नीचे दी हुई है पेन की इकाइयां और ऊपर दिया हुआ है y अक्ष पर पेंसिल की इकाई। x अक्ष पर क्या दी हुई है, पेन की इकाई, और y अक्ष पर क्या दिया हुआ है, पेंसिल की इकाइयां। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, x अक्ष को कैसे माप रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, y अक्ष को 2 4 6 8 10 12। स्टार्टिंग में 1 इकाई पेन है और 12 इकाई कितनी है, पेंसिल है। फिर एक अतिरिक्त इकाई पेन प्राप्त करने के लिए कितनी इकाई पेंसिल देने के लिए तैयार है, 6 इकाई। तो 6 और 2, फिर C और फिर D। अब यहाँ A B C D कोई भी कॉम्बिनेशन आप लीजिए, चाहे A कॉम्बिनेशन लीजिए, चाहे B, चाहे C, चाहे D, यहाँ पर संतुष्टि का स्तर क्या है, समान है। संतुष्टि के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। A पॉइंट पर भी संतुष्टि उतनी ही है, B पॉइंट पर भी संतुष्टि उतनी ही है, C पर भी, D पर भी। तो तटस्थ वक्र क्या है, उन विभिन्न संयोगों को बताता है, 2 वस्तुएं पेन और पेंसिल के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। चाहे कॉम्बिनेशन ए लीजिए, चाहे कॉम्बिनेशन बी लीजिए, सी लीजिए, डी लीजिए, संतुष्टि का स्तर जो है वो समान बना हुआ है। संतुष्टि के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा। ये है तटस्थ वक्र का डायग्राम। तटस्थ वक्र की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। यहाँ मैंने पेन और पेंसिल का क्या दिया है, आपको एग्जाम्पल दिया है। मान्यताएं पढ़ ली हमने क्रमवाचक विचारधारा के बारे में जान लिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तटस्थ वक्र की विशेषताएं क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर पर डायग्राम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।